guys, welcome to Kharchalogy. I'm Komal Bangar and we are going to continue with our recording of transactions where we have been learning about the journal entries. अभी तक हमने 3 क्लासेस कर ली है फॉर जर्नल एंट्रीज. हमने उसके अप्रोचेस सीखे, हमने गोल्डन रूल सीखा विच इज़ अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हम यूजुअली फॉलो करते हैं. So let's do our regular chanting for golden rules. For real account, debit what comes in, credit what goes out. For personal account, debit the receiver, credit the giver. And for nominal account, debit the expenses and credit the income. So let's start with the questions. आज हम ऐसे जर्नल एंट्रीज फॉर्म करने वाले हैं जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस है. लाइक अगर आपके कोई बैड डेट्स है तो उसका क्या एंट्री होगा, अगर बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो उसका क्या एंट्री रहेगा, आपने आपका कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है या आपके एक्सपेंसेस आपने प्रीपे किए हैं, एंड अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, एंड आपके गुड्स रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ अगर आपने उसको एडवर्टीज़मेंट के लिए सैम्पल्स में दिए हैं या चैरिटी के लिए डोनेशन में दिए हैं या प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए क्या क्या एंट्रीज़ रहेगी आज हम ये सीखेंगे. सो लेट्स लर्न दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जिससे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा एंड आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. जब हम डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट का बात करते हैं दैट मीन्स कि कोई फिक्स्ड एसेट जो हम कंपनी में यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू, वो आप यूज़ करते हैं. अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो आइडियल पड़ा हुआ है, तो भी वो उतना सेल प्राइस नहीं आपको देगा जितना कि आपने ख़रीदते समय उसको पे किया था. दैट मीन्स कि यूसेज के साथ मशीन का वैल्यू डिक्रीज़ होता है या टाइम के साथ उसका वैल्यू डिक्रीज़ होता है या वो मशीन ऑब्सोलीट हो रहा है तो उसके कारण उसका वैल्यू डिक्रीज़ होता है. इस डिक्रीज़ इन वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. अकाउंटिंग के टर्म्स में इसको हम फिक्स एसेट के अगेंस्ट एक चार्ज हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं जिसको हम डेबिट करते हैं अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, जिससे हम रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर सके क्योंकि वो मशीनरी हमने यूज़ किया है इन ऑर्डर टू अर्न द रेवेन्यू इन द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड. ये हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा है. जैसे आपको याद होगा जहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया था ऑफ एन कंप्यूटर ऑफ ₹50,000 जो हम 5 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट हम ये 50,000 आज चार्ज कर देंगे क्योंकि मैंने आज ख़रीदा है. नहीं, ये तो 5 साल चलेगा एंड 5 साल के लिए हम रेवेन्यू कमाएंगे. सो इस 50,000 को हम 5 ईयर्स में डिवाइड करेंगे एंड इस 10,000 के अमाउंट को हम 5 ईयर्स तक चार्ज करेंगे अगेंस्ट द रेवेन्यू दैट वी हैव अर्नड इन दैट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड. इस चार्ज को अगेंस्ट द फिक्स्ड एसेट दैट इज़ 10,000 फॉर एवरी ईयर ऑफ द यूसेज ऑफ कंप्यूटर, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. बैड डेट्स क्या होता है ये समझते हैं. आज आपको कोई डेटर से फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ मिलने वाला था, बट आपको लग रहा है कि वो नहीं पे करेगा. आपके पास स्पेसिफिक रीजंस है जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला है. सो उस अमाउंट को हम राइट ऑफ कर देते हैं ये बोल के कि हमको ये पैसा नहीं मिलने वाला है. सो ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है. इस एक्सपेंस को हम बैड डेट्स बोलते हैं. हम बैड डेट्स को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करते हैं अगेंस्ट द डेटर ये बोल के कि हमको ये पैसा नहीं मिलने वाला है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कंसिडर कर दिया कि हमको ये पैसा नहीं मिलने वाला है एंड कभी एकदम अचानक से वो डेटर उठ के आ जाएगा आपको वापस से वो पैसा देने के लिए. सो इस रिकवरी को जिसको हमने अर्लियर बैड डेट्स के नाम पे राइट ऑफ कर दिया था, इसको हम रिकवर्ड बैड डेट्स बोलते हैं. ना
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में समझा है कि ये क्या होता है। कभी कभार आपका कोई एक्सपेंस है फॉर दिस अकाउंटिंग पीरियड जो आपको पे करना था बट आपने नहीं किया, सो आप उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में परहैप्स पे करेंगे। बट आज इस अकाउंटिंग पीरियड में हम उस एक्सपेंस को चार्ज करेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस अकाउंटिंग पीरियड। वो खर्चा इस साल का है, तो इसलिए हम उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे एंड हम हमारे बुक्स में लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हम उसको बाद में पे करने वाले हैं। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है कि आपका कोई फ्यूचर का खर्चा जो आपको पे करना रहेगा आगे, बट आपने आज ही उसको पे कर दिया। ये एक्सपेंस डज नॉट बिलोंग टू दिस अकाउंटिंग पीरियड, सो हम इसको आज एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको प्रीपेड एक्सपेंस करके असेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस पेमेंट का हमको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमको बेनिफिट मिलेगा। सो उस हिसाब से हम प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं बिकॉज इट इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ अ असेट, क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट मिलेगा एंड कैश हमने आज पे कर दिया है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है। लेट्स गो थ्रू इट अगेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर चार्ज कर सकता है अपने कैपिटल पे, दैट इज़ अ लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर बिकॉज उसने हमको बिजनेस को पैसा दिया है। सिंस इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, तो उसको हम डेबिट करेंगे एंड इट इज़ अ गेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर, तो हम कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे एज उसका अमाउंट, उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर चार्ज करता है तो बिजनेस भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकता है। अगर आज प्रोप्राइटर अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, सो बिजनेस विल चार्ज एन इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। सो उस हिसाब से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ अ गेन फ्रॉम द व्यू ऑफ बिजनेस, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। एंड सिंस कैपिटल में रिडक्शन होगा इस अमाउंट के लिए, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के लिए एक एक्सपेंस है, तो हम कैपिटल को डेबिट करेंगे। इनकम टैक्स इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस जो प्रोप्राइटर को पे करना पड़ता है। जो भी वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट और गेन्स कमाता है उस पर उसको एक इनकम टैक्स देना पड़ता है। बट ये इनकम टैक्स दिस इज़ नॉट अ एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, दिस इज़ एन एक्सपेंस ऑफ अ प्रोप्राइटर। सो अगर बिजनेस ये अमाउंट पे करता है तो इसको हम ड्राइंग्स के जैसे ही ट्रीट करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। Provide depreciation on furniture ₹500 and on machinery ₹2000. Received cash ₹1000 for bad debts written off last year. Ajay Singh was declared bankrupt. He owed 2500 to us. Nothing could be recovered from his estate. ₹20,000 for wages and ₹4,000 for salaries are outstanding. Purchased furniture for ₹6,000 for the proprietor and paid the amount by check. Provide 9% interest on capital amounting to ₹2 lakh. Charged interest on drawings ₹1,000. Let's start with the first transaction, that is depreciation on furniture and machinery. Since depreciation is a charge on the asset as I have explained earlier, depreciation will be an expense and it will be a charge against the asset, meaning that the value of the asset will decrease. Therefore, we will debit the expense depreciation account debit and we will decrease the value of the asset by crediting the asset account. So the entry for depreciation will be depreciation account debit to furniture account to machinery account.
Then second transaction, we have received cash for the amount that we had considered a bad debt. That means this amount is a bad debts recovered. We had written off this amount as bad debts in the previous accounting period. However, we have received the amount for this. Therefore, this will become an income for this accounting period. So we will credit the income and we will debit the cash as it is coming in. So the accounting, so the journal entry will become cash account debit to bad debts recovered account rupees 1000. Then we have seen a bad debt as we don't think that the debtor will pay us. He has gone bankrupt. So therefore this means that we will have to write off the amount whatever he owed us. He owed us 2500. So we are going to debit the debts and we are going to credit the debtor and finish his account. So the journal entry will become bad debts account debit to Ajay Singh 2500. Then expenses are outstanding, and since they belong to this accounting period, we will debit the expenses and we will create a liability by crediting the outstanding expenses. So the journal entry will become wages account debit, salary account debit to wages outstanding account to salary outstanding account. Then the proprietor bought furniture for himself and he paid by the bank. He paid by check from the bank account of the business. Therefore, this will be treated as drawings and we will pay by check, so we will credit the bank account. Therefore, the entry will become drawings account debit to bank account. Then the business has charged interest on capital. Since this interest is a expense for us, we will debit interest on capital, and since the capital of the proprietor will increase, we will credit the capital account, that is 9% on 2 lakh. So the entry will become interest on capital account debit, which is an expense from the point of view of business, to capital account as it is a gain in the point of view of the proprietor. So we will increase the amount of the capital 18,000. This 18,000 is the 9% interest on 2 lakh capital. Then business has charged interest on drawings. This interest on drawings is a income for the business, so we will credit this interest, and since this will decrease the value and this will decrease the amount for the proprietor, we will debit the capital account. So the entry will become drawings account debit to interest on drawings. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था. कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है कि अगर हम कोई भी असेट को ख़रीद रहे हैं, उसको यूसेज में लाने तक के जितना भी खर्चा होता है उसको हम असेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं. हमने असेट को ख़रीदा, उस परचेज अमाउंट को हम ऐड करेंगे. उस असेट को आपके बिजनेस के प्रेमाइसेस के लाने तक का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, उसको यूसेज पे लाने तक का जो भी खर्चा रहता है उसको हम कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं. पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंट ₹200 फॉर द कैरेज. Purchase machinery for cash ₹50,000 and spent ₹500 for its carriage. Paid ₹20,000 for cement, ₹10,000 for timber, and ₹5,000 as the wages for the construction of the building.
purchased an old machinery for rupees 20,000 and spent rupees 5,000 for its immediate repairs. Paid rupees 500 for repairing some other machinery. Let's start with the solution. For the first transaction, let's understand the proprietor, he has purchased goods for cash rupees 10,000. So this is a normal purchase entry, and he has paid carriage for this goods. So therefore the entry will become purchase account debit, carriage account debit to cash account. Since purchase is not an asset, we are not going to consider the carriages paid for this as an inclusive amount for purchases. So therefore, since both are expenses, we are going to account the both expenses in the profit and loss account on the debit side. Then second transaction, the proprietor purchased machinery for cash rupees 50,000 and spent 500 for its carriage. In the cost concept, we learned that whenever a asset is acquired, so we will include the all the cost that has been that has been paid to bring the asset up to the usage point. So since machinery is an asset and carriage has been paid to bring it to the business premises, we are going to add this carriage amount into the machinery purchase price. So the journal entry will become machinery account debit to cash, where we will add 500 to the acquisition cost of rupees 50,000. So the total amount for machinery will be 50,500. Then the proprietor paid for cement, timber, and wages in order for construction of a building. Building will be an asset for the business, and all the expenses for the construction of this building will be added into the asset account, as this is being paid to make the building so that it can be used in the future. So the journal entry will be building account debit to cash, where we will add all the amount for cement, timber, and wages, and the total will be 35,000. Then the proprietor purchased an old machinery for the business, and he spent 2,500 on its immediate repairs, so that we can use this old machinery into our business. So will we add this immediate repairs to the asset cost? Yes, we will add, because this repairs cost is to make the asset ready to use. So we will uh, pass the journal entry as machinery account debit to cash rupees 22,500, which includes the cost for immediate repairs. Then the proprietor paid rupees 500 for repairing some other machinery. Will we consider this expense to be included into the cost of machinery? No, since this machinery has already been put to use, and this is being paid for some machinery which is an old one, and we have already started using this, and this is for the repairs of that machinery, we will treat this amount as an expense. So the journal entry will become repairs account debit to cash rupees 500. Whenever the goods are withdrawn by the proprietor, or he gives them as a sample for advertisement, or he gives them for charity, yeah, those has been destroyed in the fire or any other calamity, or it has been stolen. In all these cases, we will reverse the purchase account. In case there was a theft or a fire or any calamity, usually
the business, they always insure their stocks. In such a case, if your goods have been insured, you will reduce the amount for the loss of your goods for in theft or fire, and you will debit the insurance company. Whenever you receive the insurance claim from the insurance company, you will debit the cash that is being received, and then you will credit the insurance company as he is paying you the claim on this amount. Now let's see some entries for the journal entries regarding goods. Pass the journal entries for the following transactions. Goods for rupees 50,000 were destroyed by fire. Goods worth rupees 18,000 were distributed as free samples, and rupees 20,000 were given away as charity in cash. Goods worth rupees 25,000 and cash rupees 40,000 were taken away by the proprietor for his personal use. Goods worth rupees 20,000 and cash rupees 5,000 were given away as charity. Cash rupees 1 lakh was stolen from the iron safe of the trader. Let's pass the journal entries for this. For the first entry, for the first transaction, goods were destroyed by fire. The purchase amount of this goods were rupees 50,000. So we are going to reverse this 50,000 from the purchase account, and we will debit the loss for goods that were destroyed by fire. So the entry will be loss by fire account debit rupees 50,000 to purchase account 50,000. Then the proprietor has distributed some goods as a free sample for advertisement, and he gave some cash in the form of charity. So the journal entry will be, we will reverse the 18,000 worth of goods from the purchase account, and we will debit the advertisement expenses, and we have given cash as charity, so we are going to debit the charity account as this is an expense for the business, and we will credit cash as cash has been given away. So the journal entry will be advertisement account debit, charity account debit to purchase account to cash account. Then goods worth rupees 25,000 and cash rupees 40,000 were taken away by the proprietor for the personal use. So the proprietor has made some drawings from cash and goods. So we will reverse the purchase account, and we will debit the drawings, and we will also credit cash account as cash has also been taken out. So the journal entry will be drawings account debit to purchase account to cash account. Then goods worth rupees 20,000 and cash rupees 5,000 were given away as charity. So we will debit the charity account and reverse the purchase account and credit the cash account. So the journal entry will be charity account debit to purchase account to cash account 25,000. Then cash was stolen from the iron safe of the trader. This is a theft, so we are going to debit the loss by theft account, and we will credit cash as cash has gone away. So the journal entry will be loss by theft account debit to cash 1 lakh. So I hope you have understood all these transactions. We have gone through 3 types of questions where we have seen different types of transaction. These special transaction, they can easily confuse you, but they are however very easy to solve. You just have to remember the transaction and the way we are solving it. All the basics, if you remember the approaches, the chance for golden rule, this will be very simple to follow. So till then, please go through the practice problems and the notes that I've given you. Along with this, you will find this in the description box where you will get notes for this. I have given all the
journal entries for these special transactions for you to remember. So from the next class, we are going to start with recording of transactions, that is the accounting for GST. We will see how we record the GST while purchasing the goods and while selling them, and how we adjust the entries for the input tax and the output tax, and how we account for the tax that we pay to the government. This will all be explained in the next class. Till then, bye guys, see you, and don't forget to solve all the questions on your own. Bye.